कि केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन 2 लेवल्स पे होता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू और दूसरा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू। कीमोरिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट केमिकल्स को सेंस करते हैं और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, ये है मेडुला, ये है हमारा 4th वेंट्रिकल, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। तो इन 3 जगहों पे हमारे प्रेजेंट होते हैं कीमोरिसेप्टर्स, हाइपोथैलेमस में, 4th वेंट्रिकल के फ्लोर में और मेडुला में वेंट्रली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेडुला में वेंट्रली जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, क्योंकि वो फिर डायरेक्टली मेडुला में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी सेंटर्स जैसे कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं? तो ये है हमारा लेफ़्ट एट्रिया, ये है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल, यहाँ से निकला हमारा एओटा, ये है आर्च ऑफ एओटा, ये हमारा आर्च ऑफ एओटा से हमारा निकल रहा है राइट ब्रेकियोसेफेलिक, राइट ब्रेकियोसेफेलिक से राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड फिर बाइफर्केट करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। ऐसे ही लेफ़्ट साइड में है लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड से फिर लेफ़्ट एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इनके ऊपर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एओटा में एओटिक बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं आर्च ऑफ एओटा में, और कैरोटिड बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़ पे। एक और क्वेश्चन आता है कि जो बेरो रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो बेरो रिसेप्टर्स की बात करें तो वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ जो हमारी हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं हमारी बेरो रिसेप्टर्स। और जबकि कीमो रिसेप्टर्स हमारी प्रेजेंट हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन पे, कैरोटिड बॉडीज़, और एओटा के आर्च ऑफ एओटा पे एओटिक बॉडीज़। कैरोटिड बॉडीज़ हेड एंड नेक में आ गई, तो यहाँ से जो कैरी करती हैं इन रिसेप्टर से सेंसरी सिग्नल्स, वो होती हैं 9th नर्व। वो कैरी करके फिर मेडुला में जो रेस्पिरेटरी ग्रुप के न्यूक्लियस हैं उनको सप्लाई करती हैं। एओटिक बॉडीज़ वो थोरैक्स में आ गए, वहाँ से हमारा 10th क्रेनियल नर्व यानी कि वेगस नर्व सिग्नल्स कैरी करता है। अब क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर्स हैं तो ये किन केमिकल्स को रेस्पॉन्ड करती हैं, किन केमिकल्स के होने पे ये एक्टिवेट होती हैं? तो केमिकल्स आपको उसी बात है, अगर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो या तो ऑक्सीजन कम होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ होगा, या तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, ऑक्सीजन कम कार्बन डाइऑक्साइड कम, यानी कि हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, परफ्यूजन कम हो रहा है बॉडी में। तो सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगी तो लैक्टिक एसिड रिलीज़ करेंगी, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, pH कम होगा। ऐसे तमाम केमिकल्स हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे कीमो रिसेप्टर्स को। कौन से ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किस कीमो रिसेप्टर्स को, इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एक्चुअली में सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्ड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इन ब्लड में जितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उसको ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब हुआ? तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन 2 फॉर्म में होता है, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेटेड फॉर्म में, हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेटेड फॉर्म में या तो प्रेजेंट होगा, और दूसरा होता है कि ब्लड में डिज़ोल्व फॉर्म में। जो ब्लड में डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, डिज़ोल्व फॉर्म में जो प्रेजेंट है, एक्चुअली में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिसाइड वही ऑक्सीजन करता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे कि ये टंबल हमने लिया, इसमें पानी है, इसके ऊपर ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन। हम लोग ऊपर से प्रेशर डालते हैं पिस्टन से, ये प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे पानी में सल्यूबल होने लगेगा, कुछ ऑक्सीजन।
ये जो सल्यूबल जो घुल गया पानी में ऑक्सीजन, यही डिसाइड करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है उस पर्टिकुलर फ्लूइड में। ऐसे ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन है वो डिसाइड करता है, ना कि वो जो हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेटेड है। अब होता क्या है कि हमारे जो कैरोटिड या एओटिक बॉडीज़ होते हैं, इनमें हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स होते हैं हमारे ग्लोमस सेल्स, टाइप 1 सेल्स, टाइप 2 सेल्स इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये टाइप 2 सेल्स हैं, ये सपोर्ट करेंगे ग्लोमस सेल्स को, जो कि टाइप 1 सेल्स हैं। क्या होता है कि ऑक्सीजन, जब तक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड लेवल में होता है तब तक सब ठीक से काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लोमस सेल्स में। तो जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप डाउन करता है तो पोटेशियम ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाता है। तो पोटेशियम नॉर्मली इंट्रासेलुलरली ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली कम होता है। तो नॉर्मली जब वो ओपन होता तो पोटेशियम बाहर निकलता और अंदर सेल की पॉजिटिविटी कम होती। लेकिन अब जब ये बंद हो गया है तो अंदर पोटेशियम एक्यूमुलेट होने लगेगा तो सेल का पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के लिए तो कैल्शियम चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स। अंदर जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो बाहर ये वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे और अंदर कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी। कैल्शियम जैसे ही अंदर आएगा वो क्या करवाता है, ग्लोमस सेल्स में डोपामिन फील्ड वेसाइकल्स होते हैं। डोपामिन फील्ड वेसाइकल्स को कैल्शियम रिलीज़ करवा देता है सेल के बाहर। तो डोपामिन बाहर रिलीज़ हो गए तो ग्लोमस सेल्स कैरोटिड बॉडीज़ के पास है, यहीं पे हमारा नर्व सिचुएटेड है। 9th नर्व कैरोटिड बॉडीज़ पे और 10th एओटिक बॉडीज़ पे। यहाँ पे डोपामिन D1 रिसेप्टर्स पे काम करेगा और सिग्नल्स को सेंड करेगा। ये सिग्नल्स जाएंगे हमारे इन बॉडीज़ से मेडुला के रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस पे और रेगुलेशन होगा रेस्पिरेशन का। अब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा जब तभी ग्लोमस सेल्स हमारे कैरोटिड एओटिक बॉडीज़ में वो एक्टिवेट होंगे और सिग्नल्स भेजेंगे मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कब कम होता है, तो एक तो हाइपोक्सिया में कम होता है, एक हमारा स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में कम होगा, और हमारा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की भी हम बात करते हैं। वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम नहीं होता है, बट वो भी कैसे अफेक्ट करता है देखेंगे। एक है हमारा कि अनीमिक है कोई व्यक्ति, एक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई। तो हम पढ़ते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में ही ऑक्सीजन की कमी हो गई। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता ब्लड में वो भी कम हो गया तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया। तो वो रेस्पॉन्ड किया, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड करेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में सर्कुलेशन ही स्टैग्नेंट है, परफ्यूजन नहीं हो रहा है, परफ्यूजन कम हो गया है सेल्स का। ऑक्सीजन जो भी डिज़ोल्व ब्लड में था वो धीरे धीरे यूज़ अप होता जाएगा स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी कम होगा। तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया को भी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड करेंगे। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की बात करें, जैसा कि होता है हमारा साइनाइड पॉइजनिंग में, तो साइनाइड पॉइजनिंग की बात करें तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कम नहीं हुआ है, बट हिस्टोटॉक्सिक सेल्स के लिए टॉक्सिक है। ये ग्लोमस सेल्स भी तो सेल्स हैं, इनके लिए भी ये टॉक्सिक होगा तो ग्लोमस सेल्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा तो इसको भी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड करेंगे, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया को भी। अब बात करते हैं अनीमिक हाइपोक्सिया को और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को। तो अनीमिक हाइपोक्सिया की बात करें तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन उसका अमाउंट कम हो गया है, तो उसके साथ जो ऑक्सीजन सैचुरेटेड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, वो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। बट जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है ब्लड में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पार्शियल प्रेशर को वही डिटरमाइन करता है। तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो अनीमिक हाइपोक्सिया को रेस्पॉन्ड नहीं करता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। एक्चुअली में कैरोटिड बॉडीज़ और एओटिक बॉडीज़ में इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली एओटा के
और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जस्ट ऊपर लगे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो जाता है कि इन छोटे छोटे बॉडीज़ को ब्लड की कोई कमी नहीं होती है अनीमिक हाइपोक्सिया में भी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम नहीं हुआ। दूसरा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या करता है कि जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड ऑक्सीजन है उसको हटवा देता है, खुद हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है। 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के प्रति कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय के ऑक्सीजन की। तो हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेटेड ऑक्सीजन को इसने कम किया है, लेकिन अभी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो हिस्टोटॉक्सिक तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो इन 2 केसेस में रेस्पिरेशन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया इनको। अब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है। तो सेंट्रल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ब्रेन में जो भी ब्लड जा रहा है, ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, उनके ऊपर कैपिलरीज लगे हुए हैं, प्लस ब्रेन में ग्लियल सेल्स होते हैं। तो ग्लियल सेल्स कैपिलरीज के ऊपर की एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन्होंने ब्लड ब्रेन बैरियर बना लिया। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस गैसियस फॉर्म में कोई जो एसिड हो वो कर पाएगा, जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और वो ब्रेन में आ जाता है तो फिर वहाँ पे H2O की से कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स को CO2 और H2O को कंबाइन करवा के H++ बाइकार्बोनेट बनवा देते हैं, HCO3 नेगेटिव। अब जो H+ है ये एक्चुअली में जो जो ब्रेन में प्रेजेंट कीमो रिसेप्टर्स हैं उनको ये एक्टिवेट करवाता है। एक्टिवेट करवाने के बाद ये फिर जाके और मेडुला में सिचुएटेड जो रेस्पिरेटरी न्यूक्लियस हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, उनको अफेक्ट करवाता है। तो बेसिकली CSF के अंदर जो H+ है, H+ जो CSF के अंदर प्रेजेंट है, इसने एक्टिवेट करवाया। लेकिन अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में CO2 जो है वही क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो ब्लड का CO2 या CSF का H+, ये हमारे जो कीमो रिसेप्टर सेंट्रल हैं उनको एक्टिवेट करवाते हैं। जो CO2 है वो अगर अपने उस CO2 का नॉर्मली पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg ब्लड में, इतना भी है अगर ये, तो ये नॉर्मली भी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है क्योंकि मेडुला में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और मेडुला में ही रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। तो CO2 डायरेक्टली इनको नॉर्मल रेस्पिरेशन में भी रेगुलेट करवाता है, और वैसे CO2 बढ़ गया तो हाइपरवेंटिलेशन करवाएगा ही करवाएगा। तो हमने देखा कि जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं ये रेस्पॉन्ड करते हैं आर्ट्रियल ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इसके कम होने पे एक्टिवेट होता है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर जो CO2 कितना है इसको रेस्पॉन्ड करते हैं, बढ़ गया तो इसको रेस्पॉन्ड करेंगे ब्लड में, और या फिर CSF में H+ अगर बढ़ जाए तो इसको रेस्पॉन्ड करते हैं। बाकी बॉडी में हमारा जैसे कि जो CO2 है वो सिर्फ हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को ही अफेक्ट नहीं करता है, वो पेरिफेरल को भी अफेक्ट करता है। अगर CO2 बढ़ने लग जाए ब्लड में तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स भी अफेक्टेड होंगे, बट इतना नहीं होंगे जितना सेंट्रल। तो CO2 इसको भी अफेक्ट करता है। PCO2 हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को भी अफेक्ट करते हैं और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को भी अफेक्ट करते हैं, पर ज़्यादा अफेक्ट वो करते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को। उसके बाद आता है हमारा कि H+ किसको इफेक्ट करता है। H+ पेरिफेरल वालों को कर सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस भी पेरिफेरल वालों को कर सकता, लैक्टिक एसिड भी पेरिफेरल वालों को कर सकता है। K+ अगर इंक्रीज़ होने लग जाए वो भी इनको अफेक्ट स्टिमुलेट करता है पेरिफेरल वालों को, पर ये सारे के सारे सेंट्रल वालों को नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सारे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, और चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे कि वो सेंट्रल वालों को अफेक्ट करें। तो ये था हमारा टोटल केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन।